दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग को पहली बार देखने पर कुछ लोग निराश हो जाते हैं। पहली नजर में इसमें कुछ खास नजर नहीं आता, जो शायद लूव्र म्यूजियम की बाकी पेंटिंग्स में है। हाँ, इसमें ड्रामा थोड़ा कम है, लेकिन अगर हम उसके आसपास के सैकड़ों लोगों को नजरअंदाज करके सबको पॉज बटन दबा के रोक दें और सिर्फ इस पेंटिंग पर गौर करें, तो हम वास्तव में यह देख पाएंगे कि यह एक काफी चिंतनशील पेंटिंग है। अब तक की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक पेंटिंग, अपने समय से इतना आगे कि सदियों बाद भी हम इसके अंदर छुपे राज का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट मोनालिसा की। नमस्कार, मैं हूं लता रानी। सीज मीडिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है साल 1516 से, जब एक 22 साल का राजा, जिसका नाम था फ्रांसिस द फर्स्ट, उसने लियोनार्डो दा विंची, जो मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के पेंटर थे, उन्हें राज दरबार में चित्रकार, इंजीनियर और वास्तुकार की नौकरी से सम्मानित किया। उस समय लियोनार्डो की उम्र करीब 60 साल के आसपास थी। वैसे तो लियोनार्डो इटली के रहने वाले थे, लेकिन इस नौकरी के बाद वे फ्रांस में चैटी ऑफ एम्बॉइस में ही रहने लगे और कभी इटली वापस नहीं गए। राजा फ्रांसिस और लियोनार्डो बहुत ही गहरे दोस्त बन गए और लियोनार्डो को राजा का शाही महल क्लोज लूसे दिया गया, जहां वे अपने जीवन के अंतिम 3 वर्षों तक रहे और वो काम कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, सीखना और निर्माण करना। उन्होंने फ्रांस में शाही निवास के लिए आर्किटेक्चरल प्लान्स पर काम किया और इस समय की उनकी उत्कृष्ट कृतियों में से एक मास्टरपीस है डबल हेलिक्स स्ट्रेटवे। वे इस तरह की दर्जनों नोटबुक्स अपने साथ फ्रांस लाए थे, लेकिन इन सब के साथ वे दुनिया के सबसे रहस्यमयी मास्टरपीस का ख्याल द ग्रेट मोनालिसा भी लेकर आए थे। लियोनार्डो के लिए मोनालिसा को पेंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक उत्कृष्ट पेंटिंग होगी और उन्होंने 1519 में अपनी आखिरी सांस तक इसकी चित्रकारी पर काम करना जारी रखा। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग पर 16 सालों तक काम किया था। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची ने पूरे 12 साल लगा दिए थे। लियोनार्डो एक स्वनिर्मित मनुष्य संस्करण थे, जिसमें ज्ञान के लिए बहुत बड़ी भूख थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने एनाटॉमी, जोलॉजी और फिलोसफी के अध्ययन के लिए खुद को समर्पित किया था। मोनालिसा हालांकि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग ही नहीं है, यह अनगिनत मिस्ट्रीज और गलतफहमियों का स्रोत भी है। उस समय पहले इतिहासकार कहे जाने वाले जॉर्जियो वासरी ने 1550 में नवयुग के कलाकारों के बारे में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की और उसमें उन्होंने मोनालिसा पेंटिंग का पहला विवरण लिखा था। लियोनार्डो ने फ्रांसिस्को डेल जियाकोंडो, यानी मोनालिसा जिस औरत की पेंटिंग है, उसके लिए कहा था कि ये चित्र उनकी पत्नी मोनालिसा का है। मोनालिसा की असली पहचान को लेकर हमेशा से विवाद चलता आ रहा है, लेकिन 2005 में एक जर्मन विद्वान को हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में एक हैंड रिटन कमेंट बुक मिली। ये अक्टूबर 503 की थी, जो अगोस्टिनी वेस्पुची द्वारा बनाई गई थी। राजकुमार फ्रांसिस के लेखक और लियोनार्डो के अच्छे दोस्त वेस्पुची ने नोट किया कि लियोनार्डो लीसा डेल जियाकोंडो का एक चित्र बना रहे थे। यह एक प्रत्यक्षदर्शी विवरण है जो न केवल मोनालिसा की पहचान को मजबूती से स्थापित करता है, बल्कि उस तारीख को भी स्थापित करता है जब लियोनार्डो चित्र पर काम कर रहे थे। लीसा गेरार्डिनी ने 1945 में फ्रांसिस्को डेल जियाकोंडो यानी मोनालिसा से शादी की। तब वो 15 साल की थी और वो 30 साल का था। फ्रांसिस्को एक रेशम का व्यापारी था और लीसा एक पुराने कुलीन परिवार से थी जिसके पास कोई पैसा नहीं था। उनके 5 बच्चे थे और वे लंबे समय तक जीवित रही थी। इस पेंटिंग से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह है कि लियोनार्डो, जो राजघरानों के लिए चित्रकारी करने के इतने आदी थे, उन्होंने पूंजीपति व्यापारी की पत्नी को चित्रित करने का फैसला आखिर क्यों किया? लियोनार्डो के पिता सर पियरो दा विंची फ्रांसिस्को के वकील थे और यह शायद उनके पिता का ही दबाव था जिसने लियोनार्डो को इतना छोटा कमीशन लेने के लिए मजबूर किया। लेकिन साल 2004 में आर्टिस्ट पास्कल कोर्ट द्वारा लिखा गया
कि लियोनार्डो ने उसे चित्रित किया क्योंकि वह एक अपेक्षाकृत साधारण महिला को चित्रित करना चाहते थे। वे दखलंदाजी के डर के बिना नए विचारों को आजमाना चाहते थे, जिससे उन्हें साइंस और आर्ट्स के बारे में जो कुछ भी पता था वो सारा ज्ञान इस पेंटिंग पर लगा सके और उन्हें उसे उपयोग में लाने का असामान्य अवसर मिल सके। मोनालिसा उनके लिए एक रास्ता बन जाएगी उस ज्ञान को जग जाहिर करने का जो उनके पास बहुत पहले से ही था। पास्कल ने ये भी लिखा कि लीसा की शक्ल वाली एक और पेंटिंग भी बनाई गई थी, जिसे लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के परादो म्यूजियम में रखी है। लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है। 23 जून 1852 में ल्यूक मॉस्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए इतना पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों के इंतजार की बात की थी। जब आप इस पेंटिंग को गौर से देखोगे तो लगेगा कि इसकी आंखें हमारा पीछा करती हुई दिखाई देंगी। लीसा की आंखें वास्तव में उसकी बाईं ओर देख रही हैं, लेकिन थोड़ी पीछे हट गई हैं और वह सीधे हमारी ओर देखती हुई नजर आती है। यदि आपकी स्क्रीन काफी बड़ी है तो आप दाएं जाएं और फिर बाएं की ओर जाएं। उसकी आंखें ऐसी हो जाएंगी कि आप फिर कहीं भी देखो वो आपको ही देखती हुई नजर आएंगी। फिर आती है उसकी मुस्कान, जो सब कुछ एक साथ खींचती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर कहीं गायब हो जाती है। विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। उस समय तक लंबे समय बाद भी कलाकारों ने अपने सब्जेक्ट्स को मुस्कुराते हुए नहीं चित्रित किया था। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो ने पेंटिंग बनाते समय संगीतकारों और विदूषकों को नियुक्त करके लीसा को खुश रखा था। जब लियोनार्डो लीसा की स्माइल को परिपूर्ण कर रहे थे तो वह मुर्दा घर में शवों में से मांस निकालकर और नीचे की मांसपेशियों और नसों को उजागर करते हुए अपनी रातें बिता रहे थे। वह मुस्कान कैसे काम करती है, इस फेनोमेना पर मोहित हो गए और उन्होंने चेहरे के प्रत्येक हिस्से की हर संभावित गतिविधि का विश्लेषण किया। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंड सेट बदलता है। मतलब यह आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वो आपको दिखेगा। यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। कुछ लोगों का दावा है कि मोनालिसा केवल इसलिए जानी जाती है कि वो एक बार चोरी हो गई थी, लेकिन मोनालिसा को शुरू से ही एक महान पेंटिंग के रूप में देखा जाता था। जितना आपको लगता है यह पेंटिंग उससे काफी छोटे साइज की है। इसका साइज 30 बाई 21 इंच है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। इसे इतनी खूबसूरती से बनाया गया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। दा विंची के टाइम में कैनवस और पेपर मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर यह सोचते थे कि छोटे साइज की पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज करना ही सही रहेगा। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैशेस नहीं दिखाई देती है। अब सवाल उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैशेस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रेजोल्यूशन स्कैन से यह पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैशेस बनाई थी। उसने बताया कि यह टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स पर काम किया गया और उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक दिखते हैं। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग में से एक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में यह $700 मिलियन के आसपास चली गई थी।
इसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अनुसार मोनालिसा पब्लिक के लिए है। साल 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रख दिया गया, जहां नेपोलियन ने उसे देखा और फैसला किया कि वो उसे अपने पास रखना चाहता है। इसलिए 1800 में उसने उसे ट्यूइलरीज में अपने निजी शयन कक्ष में रख लिया। मोनालिसा पहले से ही यूरोप के सबसे महान नेता के लिए उत्कृष्ट कृति बन चुकी थी। 1825 में मोनालिसा की पहली नक्काशी बनाई और बेची गई, जिससे उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होना शुरू हो गई। मोनालिसा दुनिया की फेमस बनने वाली ही थी और फिर तभी 21 अगस्त 1911 को उसकी चोरी हो गई। विंसेंजो पुरुगिया नाम का एक छोटा अपराधी मोनालिसा को चुरा के इटली लेकर चला गया। जिस रात मोनालिसा चोरी हुई, उसकी अगली दोपहर तक भी किसी को एहसास नहीं हुआ कि पेंटिंग चोरी हो गई थी। लूव्र म्यूजियम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 1 हफ्ते तक बंद कर दिया गया था, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को लूव्र म्यूजियम के ही वर्कर ने चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया और म्यूजियम के बंद होने के बाद वो पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। उस समय पेरिस में रहने वाले पेब्लो पिकासो, जो खुद भी एक मशहूर पेंटर थे, उनके सहित सारे संदिग्धों को घेर लिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वास्तव में मोनालिसा 2 साल से अधिक समय तक गायब रही थी, जिसके दौरान लोग उस खाली जगह को देखने के लिए ब्लॉक के चारों ओर कतार में खड़े रहते थे, जहां वह कभी रखी गई थी। पुरुगिया को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया और मोनालिसा को बरामद कर लिया गया, लेकिन सवाल ये था कि उन्होंने किसी और पेंटिंग के बजाय सिर्फ मोनालिसा को ही क्यों चुराया था, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग थी। पुरुगिया एक देशभक्त था और वो चाहता था कि यह पेंटिंग इटली में ही कहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसे इटली के मशहूर पेंटर ने बनाया है और इसे इटली के ही म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था, जिसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रख दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी एक इंसान ने मोनालिसा पर रेड पेंट फेंकने की कोशिश की थी। मोनालिसा केवल एक पेंटिंग ही नहीं है, यह एक सेलिब्रिटी है जिसको हर साल उसके चाहने वाले लव लेटर्स और रोजेस भेजते हैं और कई सारे लोग उसके ऊपर कविताएं लिखते हैं। चाहे वह मोनालिसा हो, ला जियाकोंडो हो या ला जेकोंडे, ये पेंटिंग कला में क्रांति का चेहरा थी और आज तक बनी हुई है। बहुत सारी गलतफहमियां और मिस्ट्रीज के बावजूद हम मोनालिसा के बारे में कला और विज्ञान के जरिए बहुत अधिक सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी यह पेंटिंग आज तक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। कौन जानता है कि शायद एक दिन हम मोनालिसा को उस रूप में देख सकते हैं जैसे लियोनार्डो ने देखा था, या सारी मिस्ट्रीज को सुलझा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आप इसी तरह से मिस्टीरियस और फिलोसॉफिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।